बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है ये आपको सामने दी गई है, ए एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू ए नॉट वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन के राइट साइड पे ये जो ज़ीरो आता है तो ये शो करता है कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसकी कंक्रीट एग्जांपल आपको ये मैंने नीचे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की दी है जिसके कांस्टेंट आपके कोफिशिएंट है 9y डबल डैश माइनस 19y डैश प्लस 16y इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट है और ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी जो कि किस फॉर्म की थी, dy बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू ज़ीरो। और इसका सोल्यूशन किस तरह का आया था? जनरल सोल्यूशन y इक्वल सी वन ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। तो ये जो हमने पॉपुलेशन डायनामिक के बारे में बात की थी या आपका केमिकल रिएक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनको जब हमने सॉल्व किया था तो उनका सोल्यूशन भी कुछ इसी तरह का आया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सोल्यूशन भी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इनसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हम हायर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट है और ये होमोजीनियस है। ठीक है, ये आपके सामने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली। अभी आपने सिंपल क्या करना है, ये जिधर a2 a1 a0 लिखा है ना, इसकी जगह आप कोफिशिएंट की जगह कुछ भी ले सकते हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए a b c इनके साथ लिख दिया। ठीक है, जिधर जिधर a2 था उधर a लिख दिया, जिधर a1 था उधर b लिख दिया और जिधर a0 था उधर मैंने c लिख दिया। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा? y इक्वल ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर एम एक्स, ये इसका सोल्यूशन है। तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि कोई भी सोल्यूशन अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो तो हम कैसे चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन है या नहीं है? सिंपल, जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उस जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। अगर आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। या इक्वल टू ज़ीरो ना भी आए, यानी कि उसके राइट साइड पे जो भी फंक्शन हो उसके बराबर आ जाए तो वो उसका सोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ चूंकि हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए इस फंक्शन को पुट करने के बाद। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हम दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y डैश इक्वल एम ई रेज टू पावर एम एक्स, और जब सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स। ठीक है, अभी आपने ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ई एम रेज टू पावर एम एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है, तो ये आपने ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन ले लेना है। पीछे क्या बच जाएगा? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अभी या तो ई रेज टू पावर एम एक्स ज़ीरो हो सकता है या फिर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी ये ज़ीरो हो सकता है। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो इक्वेशन है ये आपकी ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, तो इसको आपने ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने इसके रूट्स को फाइंड करना है। जब हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि दोनों जो सोल्यूशन है इसके वो रियल और डिस्टिंक्ट हों, या ये हो सकता है कि दोनों के सोल्यूशन सेम हो, या ये हो सकता है कि दोनों के सोल्यूशन कम्प्लेक्स नंबर हों। ठीक है, और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि किस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं किसके डिस्टिंक्ट हैं? वो सिंपल ये है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, ये वाला, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है हमारे पास जो रूट्स हैं वो आपके डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। अगर इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास रिपीटेड रूट्स होंगे, यानी कि सेम
दोनों रूट सेम होंगे। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ लेस देन 0 वो क्या होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब है इसके कम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है, तो अभी हम केस 1 को देख लेते हैं कि अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई से दो सोल्यूशन है, y1 इक्वल ई रेज़ टू पावर m1x और y2 हमारे पास क्या होगा, ई रेज़ टू पावर m2x। तो हमने सिंपल क्या करना है, इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है। रॉन्स्कियन का मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि हम रॉन्स्कियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर y1 लिख दिया, y2 लिख दिया, इधर नीचे उनका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया। अभी आपने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर m1 प्लस m2 और ये आगे कॉमन है तो ये इधर x भी आना है। ठीक है, डॉट m2 माइनस m1। तो इसका मतलब क्या होगा कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि आपका रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आई। ये देखें, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 हो नहीं सकता और m1 और m2 ये चूंकि बराबर नहीं है, हमने कहा कि ये डिस्टिंक्ट है तो इनकी वैल्यू भी 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि ओवरऑल रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन हमारा किस तरह का होगा, y इक्वल c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 m e रेज़ टू पावर m2x। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अभी हम केस 2 देख लेते हैं जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स हों। इफ एक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या मतलब है इसका कि m इक्वल m1 m2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि m1 इक्वल m2। तो हमने एक सोल्यूशन तो ऑब्टेन कर लिया था जब शुरू में हमने देखा था y इक्वल c1 e रेज़ टू पावर mx। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा जब हम एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वाला सोल्यूशन पहला सोल्यूशन है, तो सेकंड सोल्यूशन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन जो दी गई थी ऊपर सेकंड ऑर्डर की, ये वो वाली है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, a को डिवाइड कर देना है सारी इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डबल डैश प्लस बी ओवर ए वाई डैश प्लस सी ओवर ए वाई इक्वल 0। वाई डैश प्लस ये बी ओवर ए को हमने पी कह दिया, सी ओवर ए को हमने क्यू कह दिया, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमने रिडक्शन फार्मूला से देखा था कि हम जो सेकंड सोल्यूशन है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला ये आपके सामने दिया गया है, y2 इक्वल y1 इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस पी डी एक्स ओवर y1 स्क्वायर डी एक्स। तो आपको पता है कि जो ये केस है इसमें हमारे पास रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें आप ये वैल्यू पुट करें तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, माइनस बी ओवर 2a। तो 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा 2m इक्वल माइनस बी ओवर a। ठीक है, अभी आपने सिंपल क्या करना है, y2 इक्वल ई रेज़ टू पावर mx इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ b ओवर a dx ओवर ई रेज़ टू पावर 2mx आ जाएगा क्योंकि y1 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये जो माइनस b ओवर a है ना, इसकी जगह आपने 2m पुट करना है। 2m कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx। तो इंटीग्रल ऑफ dx का क्या होता है, x होता है इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर mx इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर 2m और इंटीग्रल ऑफ dx का क्या था, x था, तो ये इधर x इस वजह से आ गया। ठीक है, ओवर ई रेज़ टू पावर 2mx टाइम्स dx। ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड रूट है वो क्या रह जाएगा, y2 इक्वल x ई रेज़ टू पावर mx। तो ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या था, c1 ई रेज़ टू पावर mx प्लस c2 x ई रेज़ टू पावर mx। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा जबकि आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो इसमें ई रेज़ टू पावर mx को कॉमन लेकर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम कम्प्लेक्स रूट को
डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कम्प्लेक्स आ जाएं, सपोज करते हैं कि m1 इक्वल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और m2 इक्वल अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ये कम्प्लेक्स रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बल्कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसके सपोज कर लेते हैं कि ये कम्प्लेक्स रूट है और यहाँ अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है और बीटा भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है, रियल नंबर है। सिर्फ ये जो आयोटा है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि √-1 है। ठीक है, इस केस में अल्फा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि अल्फा के साथ प्लस यानी कि नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है और बीटा के साथ भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन जैसे हम रियल और डिस्टिंक्ट में रखते थे, सेम उसी तरह लिखेंगे y इक्वल c1 e⁻mx, तो m की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फिर प्लस का साइन c2 e⁻m2 और m2 की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइम्स x। तो ये आ गया। अभी हमने पहला सोल्यूशन फाइंड करना है, तो y1 के लिए हम क्या कर लेते हैं, अगर हम c1 को 1 और c2 को भी 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला सोल्यूशन आ जाएगा y1 इक्वल e⁻अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइम्स x प्लस e⁻अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइम्स x, ये आ जाएगा। और y2 के लिए हम क्या करते हैं, c1 को 1 और c2 को -1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। और आयलर फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा पिछले किसी सेमेस्टर में, वो क्या कहता है, e⁻आयोटा बीटा आयोटा थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपल क्या होता है, ये जो आयोटा के साथ वाला जो भी आर्गूमेंट होता है ना, वो कॉस और साइन के आर्गूमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अभी आपने ये जो पहला सोल्यूशन फाइंड किया है ना, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ई अल्फा टाइम्स ई आयोटा बीटा। ठीक है, इसको तो अभी हम दोनों पे इसी तरह लिखेंगे, तो y1 किस तरह लिख सकते हैं, y1 को हम लिख सकते हैं e⁻अल्फा x टाइम्स e⁻आयोटा बीटा x। ठीक है, और इसी तरह फिर आप दूसरी साइड वाला माइनस वाले को भी लिख सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि अभी हम e⁻अल्फा x को कॉमन लेकर इसको अंदर लिख सकते हैं। तो इन दोनों पे आपने क्या करना है, आयलर फार्मूला अप्लाई करना है। आयलर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयलर फार्मूला कहता है कि e⁻आयोटा थीटा था, थीटा की जगह इधर क्या है, बीटा x है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉस और उसके आर्गूमेंट में बीटा x प्लस आयोटा और साइन के आगे फिर ये जो आर्गूमेंट है इसमें आपने बीटा x लिख देना है। फिर आपने सेकंड पे आ जाना है, सेकंड पे क्या है कि आयोटा बीटा x होना चाहिए, तो ये माइनस है, माइनस अंदर कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, आयोटा इंटू माइनस बीटा x। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो आगे वाले हैं यहाँ आपने ये कॉस माइनस बीटा x प्लस आयोटा साथ लिखना था इधर, सॉरी, आयोटा साइन माइनस बीटा x, ये आ जाएगा। और ये जो आयोटा माइनस साइन बीटा ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, तो इस वजह से ये माइनस अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला इसमें जो है माइनस अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये प्लस का ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y1 क्या आ जाएगा, e⁻अल्फा x टाइम्स 2 कॉस बीटा x। ठीक है, इसी तरह आप y2 पे भी सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास y2 आ जाएगा e⁻अल्फा x टाइम 2 आयोटा साइन बीटा x, ये आ जाएगा। ठीक है, सेम आयलर फार्मूला इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, e⁻अल्फा x पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ना, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं। e⁻अल्फा x एक कांस्टेंट, सॉरी 2 आयोटा कांस्टेंट है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -√1। ठीक है, सॉरी √-1। तो हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी e⁻अल्फा x टाइम्स cos बीटा x और y2 की वैल्यू आ जाएगी e⁻अल्फा x sin बीटा x। ठीक है, अभी हमने इनका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो हम उनका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। तो रॉन्स्कियन कैलकुलेट करने के लिए ये ऊपर y1 लिख दिया, एक मिनट, ये y1 है, इसका नीचे ये डेरिवेटिव लिख दिया, और ये डेरिवेटिव आपका प्रोडक्ट रूल से आएगा। ठीक है, पहले ई अल्फा एक्स को डेरिवेट करें, cos बीटा एक्स को वैसे रहने दें, फिर cos बीटा एक्स को डेरिवेट करें और e⁻अल्फा एक्स को वैसे रहने दें। ठीक है, और दरम्यान में प्लस का साइन होगा। ठीक है, इसी तरह y2 को आपने सेम इसी तरह
डिफरेंशिएट करना है, फिर इनका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर माइनस का साइन लगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। इसके बाद ये सामने आपके स्टेप नज़र आ रहे हैं। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बीटा ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा एक्स, और ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम इनका जनरल सोल्यूशन किस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल c1 ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c2 ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स कॉमन आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स तो कॉमन है ही सही, ठीक है। अभी एक चीज़ आपने समझनी है कि जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आ जाए ना, मसलन हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स रूट आया 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये 2 अल्फा है, तो आपने ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ ई रेज़ टू पावर 2 एक्स आ जाएगा। फिर आपने इसी तरह c1 लिखना है कॉस, और ये जो आयोटा के साथ वाला है ना, ये 3, ये आपका बीटा है, तो आपने कॉस 3x लिख देना है, और इसी तरह फिर आगे ये साइन के साथ भी 3x लिखना है। ये चूंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसके ये वाला सोल्यूशन आया, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट 2 है, अगर ये थर्ड ऑर्डर की होती तो यहाँ c3 भी आता और c4, इसी तरह हम चलते जाते, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल है 2y डबल डैश माइनस 5 y डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हम सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल ई रेज़ टू पावर mx सोल्यूशन है हमारा। जब ये हमारा सोल्यूशन है तो हमने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है ताकि हम ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकें। सेम हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये यहाँ भी ई रेज़ टू पावर एम एक्स कॉमन है, यहाँ भी तीनों में आ रहा है, तो ई रेज़ टू पावर एम एक्स को कॉमन में ले लेना है, और पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2m² माइनस 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने सोल्यूशन फाइंड करना है जल्दी जल्दी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी ये डेरिवेशन कर सकें, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी जगह m² पुट करें। अगर ये थर्ड डेरिवेटिव होता तो यहाँ m3 आ जाता। जिधर जिधर y का जोन सा डेरिवेटिव होगा वहाँ आपने उतनी की पावर लगा देनी है, ठीक है। जैसे अभी इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये y डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ m² आ गया, 5 के साथ y का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ सिर्फ m आ गया, और जहाँ सिर्फ y है वहाँ आप y की वैल्यू 0 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि y को इग्नोर कर देंगे अगर सिर्फ y है तो, ठीक है। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी इसी तरह है कि अगर हमारे पास कोई सपोज कर लेते हैं कि फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो है m का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, m की जो हाईएस्ट पावर होगी, सॉरी क्योंकि डेरिवेटिव तो नहीं, वो तो एक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं ना, एक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी 5 होगी, इसी तरह, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, अभी आपने क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये फैक्टराइजेशन के स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 3 और m की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि 3 और -1/2 बराबर भी नहीं है, ना कम्प्लेक्स है। तो इनका जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, y इक्वल c1 ई रेज़ टू पावर mx था तो m की जगह 3 लिख दें, 3x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर -1/2x। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यानी कि ये 3 पहले लिखें और 1/2 को इधर लिखें, आप c1 के साथ -1/2 ऊपर लिख सकते हैं इस जगह, ठीक है। और इसी तरह c2 की जगह आप इधर 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, y डबल डैश -4y डैश प्लस 13y इक्वल टू 0, और आपके पास इसमें इनिशियल कंडीशन भी दी गई है, y0 इक्वल -1 और y डैश 0 इक्वल 2। अभी हम सेम उसी प्रोसीजर के साथ चलेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हमने y इक्वल ई रेज़ टू पावर mx का है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 टाइम्स इस सोल्यूशन को डेरिवेट करेंगे और फिर इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास m² माइनस 4m प्लस 13, ये एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अभी ये ऊपर देखें तो सेम वही चीज़ नहीं है, y डबल डैश m² माइनस 4y डैश 4m प्लस 13y और सिर्फ 13 आ गया। तो एक्सिलरी इक्वेशन सेम उसी तरह है, सिर्फ आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव्स की जगह
आपने m की वो पावर लिख देनी है जो उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अभी आप इसको सॉल्व करें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नज़र आ रहा है कि ये कम्प्लेक्स रूट आ गए, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। ये m2 और m1 में अलग अलग लिख दिए। इनका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर m अल्फ़ा x था ना, अल्फ़ा क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। c1 cos बीटा x, तो बीटा की वैल्यू क्या है जो आयोटा के साथ आ रही है 3, तो हमने 3x लिख दिया, प्लस c2 sin 3x, ठीक है। तो इस तरह करके हम सेकंड ऑर्डर का सोल्यूशन लिख सकते हैं, और यही चीज़ हम जनरलाइज कर सकते हैं हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अभी आपने क्या करना है, सिंपल आपने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई कर देना है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सी वाई जीरो इक्वल -1, तो आपने x की वैल्यू को 0 पुट करना है और y की वैल्यू को माइनस पुट करना है, जो अभी हमारे पास सोल्यूशन आया है उसमें आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो थी कि y डैश इक्वल टू समथिंग था वो ना, तो आपने इसी सोल्यूशन को जो अभी फाइंड किया था ना, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव सिंपल आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। फर्स्ट टाइम आप e रेज़ टू पावर 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 रेज़ टू पावर 2x आ गया, ठीक है। फिर इसको अंदर वाले को वैसे ही लिख दें, फिर आप e2 को वैसे रहने दें, और ये जो अंदर वाला है ना, ये वाला, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन जो दी गई थी y डैश 0 इक्वल टू 2, यानी कि इस डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 2 पुट करना है, यानी y डैश की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो सिंपल आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आएगी 4/3, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल e रेज़ टू पावर 2x, और c1 की वैल्यू माइनस थी तो माइनस cos 3x आ जाएगा, प्लस c2 की वैल्यू 4/3 है, तो यहाँ हमने 4/3 लिख के sin 3x लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल हाईएस्ट डेरिवेटिव ये इसमें nth ऑर्डर की डेरिवेटिव है, तो यहाँ m की पावर n आ गया, यहाँ n-1 है तो उसकी जगह ये m की पावर n-1 आ गया, ठीक है। इसी तरह कोफिशिएंट तो सेम वही होते हैं जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन के होते हैं, an है तो an ही आएगा, ये n-1 है तो ये n-1 ही आएगा, इसी से आप टू सवान आप चलते जाएंगे, ठीक है। अभी ये आपके सामने 9y का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 3y थर्ड डेरिवेटिव माइनस 6y डबल डेरिवेटिव प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो किस तरह बनेगी, 9m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6m, और ये 6y नहीं है, सॉरी 6y डैश है क्योंकि तभी आएगा, ठीक है, प्लस 6y और आगे फिर 6m, सॉरी इधर नीचे तो m ही आएगा ना, 6m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह हम ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अभी हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम हम जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर उनके हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहें तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। तो अगर जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप बनाई थी हायर ऑर्डर की, ये वाली, अगर इसके रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो पहले सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरह करेंगे। y इक्वल c1 e रेज़ टू पावर mx प्लस c2 e रेज़ टू पावर mx, अब टू चलते जाएंगे cn e रेज़ टू पावर mnx, ठीक है, सिंपल उसी तरह। उसमें 2 थे तो यहाँ तक हम थे, जब 3 आएंगे तो हम एक और लगा देंगे प्लस c3 और e रेज़ टू पावर m3x लिख देंगे, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस तरह करके हम इसका सोल्यूशन लिख देंगे। अभी आ जाता है केस 2 कि अगर हमारे पास रूट्स रियल तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं, 2 2 2 2 3 4, इस तरह इसमें मिक्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही आपके रिपीटेड हो, जितने आपके रिपीटेड होंगे उन पे आपने रिपीटेड वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, कुछ होंगे जो आपके रियल होंगे,
डिस्टिंक्ट होंगे, कुछ होंगे जो आपके रिपीटेड हो सकते हैं। तो उनका हम कैसे करेंगे? अगर तो सारे ही रिपीटेड हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, y इक्वल ई रेज टू पावर m1x, या सिर्फ mx भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही होगा, m की वैल्यू तो सेम होगी। आगे सिंपल आपने क्या करना है, c1 प्लस c2x प्लस c3x²। इसी तरह आपने क्या करना है, एक x की पावर को आगे करते जाना है और उनके साथ एक कांस्टेंट लगाते जाना है। जैसे इसमें कोई x नहीं है, इसमें एक x की पावर है, इसमें x की पावर 2 है, इसी तरह x की पावर 3 होगा, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। c n के साथ आपकी x की पावर n-1 आ जाएगी। यानी कि आपकी अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके साथ n-1 होगा। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि है 9 ऑर्डर की है तो उसमें जो x की पावर होगी यहाँ वो 8 होगी अगर रिपीटेड रूट्स होंगे तो। अब यह आ जाता है कम्प्लेक्स रूट। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्सिलरी इक्वेशन है जिसके रूट्स ये आपको दिए गए हैं और इसमें n की पावर 6 है। अल्फा 1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1 प्लस अल्फा 2, सॉरी प्लस नहीं कोमा, ये मुख्तलिफ रूट, 6 रूट हमारे पास होने चाहिए। ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं, ये 6 हो गए। ये हमारे पास 6 रूट है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल आपने क्या करना है, जैसे हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया था ना, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। y इक्वल ई रेज टू पावर अल्फा 1x, अभी हमने इसके रूट्स को लिख रहे हैं पहले, ठीक है। अल्फा 1x, आगे आपने ये पेरेंथेसिस लगानी, c1 cos बीटा x, ये वाला बीटा 1 जो है बीटा 1x प्लस c2 sin 1 बीटा 1x, ये आ गया। सिंपल फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आपने इसकी रूट्स को लिखना है और इसी तरह फिर आगे साइन का प्लस का साइन लगा के आपने इसकी रूट्स को लिख लेना है, ठीक है। इस तरह करके आप सारों के रूट्स को लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपके कम्प्लेक्स रूट है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो हम सपोज करते हैं, सपोज m1 इक्वल अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज कम्प्लेक्स रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी k ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। यानी कि आपकी एक्सिलरी इक्वेशन की जो पावर है वो k है और उसका रूट क्या है, m1 इक्वल अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये एक रूट है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। देन इट्स कंजुगेट m2 इक्वल अल्फा माइनस आयोटा बीटा आल्सो द रूट ऑफ k एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो कम्प्लेक्स रूट होते हैं, अगर आपका कोई एक है, यानी कि जैसे ये m1 है ना, अगर ये रूट है कम्प्लेक्स रूट, तो इसका जो कंजुगेट होगा ना, कंजुगेट में सिंपल क्या होता है, आपने माइनस का साइन लगा देना है प्लस की जगह, तो ये उसका कंजुगेट बन जाएगा, तो ये उसका सोल्यूशन लाजमी होगा, ठीक है। तो ये आगे उसके सोल्यूशन लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा सोल्यूशन होगा। ये वाला ई रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स, ये रिपीटेड रूट्स की तरह थे। जैसे उसमें हमने क्या किया था, उसमें फर्स्ट कांस्टेंट के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा था, सेकंड के साथ एक्स लिखा था, उसके नेक्स्ट के साथ एक्स स्क्वायर लिखा था, और इस तरह हमने ये kth ऑर्डर की है तो k-1 होगा। जैसे मैंने उसको कहता आपको मिसाल अभी थोड़ी देर पहले दी है कि अगर 9th ऑर्डर की है तो उसमें x की पावर 8 इन्वॉल्व होंगी रिपीटेड रूट्स में, तो सिंपल इसमें k-1 होगा क्योंकि हमने kth ऑर्डर की एक्सिलरी इक्वेशन की बात की है, ठीक है। सिंपल आप जब कॉन्जुगेट के लिए करेंगे तो कॉन्जुगेट में m की जगह आपने अल्फा माइनस आयोटा बीटा करना है, और ये भी रिपीटेड रूट्स हैं तो इसमें भी आपने फर्स्ट के साथ तो x नहीं लिखना, सेकंड के साथ x, और फिर x स्क्वायर, इस तरह टू सो ऑन आपने x रेज टू पावर k-1 इसको भी लिख देना है, ठीक है। तो टोटल सोल्यूशन हमारे कितने होंगे, 2k। सिंपल जिस तरह उस वक्त हमने क्या किया था, हमने आयलर फार्मूला यूज़ किया था, हम इस पे भी आयलर फार्मूला यूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ पे जिसमें आयोटा बीटा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इन पे आपने आयलर फार्मूला यूज़ करना है और इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये आपके सामने स्टेप्स हैं। सपोज कर लेते हैं ये, क्योंकि अगर हम nth ऑर्डर की करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है एक्सिलरी इक्वेशन है उसकी ऑर्डर 3 लेते हैं, यानी कि उसकी पावर 3 लेते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस d1 साइन बीटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर अल्फा एक्स c2x cos बीटा एक्स प्लस d2x साइन बीटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू c3x स्क्वायर cos बीटा एक्स प्लस d3x स्क्वायर साइन बीटा एक्स। सिंपल आपने क्या करना है कि एक आपने साइन से लेना है
सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऊपर दी हुई है ना, ये रूट जो दी हुई है ना, आपने एक दफ़ा आपने cos बीटा एक्स को लेना है, फिर प्लस आपने साइन बीटा एक्स को लेना है, फिर इसी तरह फिर आपने एक्स की एक वैल्यू को यहाँ से उठाना है, फिर आपने एक वैल्यू आपने यहाँ से उठाना है। तो इसी तरह आप देख लें, ये फर्स्ट को देख लें, cos बीटा एक्स ये वाला, प्लस का साइन लगा, d1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उस साथ साइन बीटा एक्स ये वाला ले लिया, प्लस ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स, C2 ये वाला लिया, एक्स cos बीटा एक्स क्योंकि इसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये लिख दिया, प्लस का साइन d2 लगाया, फिर आपने ये वाला, ये देखिए ये एक्स साइन बीटा एक्स है, तो इसकी जगह हमने ये एक्स और ये साइन बीटा एक्स और ये तो हमने कॉमन लेकर ये बार लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह करके आपने इनको लिख लेना है, फिर आपने थोड़ी सी इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की जिसके कम्प्लेक्स रूट हैं, तो उनके कम्प्लेक्स रूट हम इस तरह लिखेंगे जो कि रिपीटेड होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही रिपीटेड हों, कुछ रिपीटेड हो सकते हैं और कुछ नहीं भी होंगे। अभी ये एक एग्जांपल आगे हम देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये एक फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको देख लें। सिंपल आपने क्या करना है, हमने पहले सपोज करना है कि y इक्वल ई रेज़ टू पावर एम एक्स को, ये हमारा एक सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन हमारा फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। 4 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ तक 4 टाइम डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ठीक है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपके सोल्यूशन है इसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन आप ये देखें, m4 + 2m² + 1। अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन देखें तो वहाँ क्या होगा, y का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2 y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस 1, ये सेम उस तरह होगा। तो हमने उसकी एक्सिलरी इक्वेशन इस तरह बना ली, ठीक है। अभी आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, a² + 2ab + b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप इसको 1² भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a + b होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है, m² + 1 होल रेज़ टू पावर 2, ये स्क्वायर होगा। अभी आप इसका अंडर रूट लें, यहाँ से आप m की वैल्यू को फाइंड करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की है तो हमारे पास 4 रूट आने चाहिए। तो हमारे पास 4 रूट कौन से आएंगे, अगर हम इसको इस तरह लिखें ना, तो ये -1 होगा और इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये -1 अंडर रूट क्या होता है, आपको पता है, आयोटा होता है। तो हमारे पास एक ± आयोटा ये आगा और एक ± आयोटा ये आगा। तो आपको नजर आ रहा है कि 2 टाइम प्लस आयोटा है और 2 टाइम्स ही नेगेटिव आयोटा है। तो क्या ये आपके रूट्स रिपीट कर रहे हैं। तो इनका सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, और ये जो माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा है ना, इनको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये अल्फा की वैल्यू 0 है, तभी तो 0 है, तो तभी तो वो आपके साथ यानी कि आयोटा के साथ नहीं आ रहा। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 है। तो हम जनरल सोल्यूशन किस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स होता है, अल्फा की जगह 0 लगा दें और cos बीटा एक्स, cos बीटा की जगह 1 है तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। ये फिर आपने ये सोल्यूशन लिख लेना है इस तरह करके, ठीक है। अभी ई रेज़ टू पावर 0x क्या आता है, 1 आता है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल, इसमें हमने सिंपल क्या किया था, उसमें यानी कि कॉमन मैंने नहीं लिखा था ना, यहाँ हमने कॉमन करके लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, पहले के साथ 1 आएगा, दूसरे के साथ x आएगा। अगर ये एक और कोई रिपीटेड होता तो उसके साथ हम c3x² लिख देते, ठीक है, इस तरह करके। तो ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप अगर फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की एक्सिलरी इक्वेशन हो तो उनको तो सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन जब ये एक्सिलरी इक्वेशन की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी, यानी कि m की पावर सपोज कर लेते हैं कि 10 हो और उसको हमने सॉल्व करना हो, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम उसको किसी फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे सिंथेटिक डिवीजन है या इस तरह का कोई और मेथड है, तो उसके ज़रिए आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं से भी नेट से देख लें कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे की जाती है, ताकि आप इन इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।